जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 7 तारीख और बार है सोमवार। दिन भर की तमाम अपडेट सवाई माधोपुर और करौली ज़िले की या उसके आसपास की क्या कुछ घटित हुआ है आज सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में, वो तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज बहुत कुछ है हमारे पास कहने के लिए। देखिए, जब शनिवार या रविवार रहता है या वीकेंड रहता है तो सारे प्रशासनिक जो कार्यालय हैं वो बंद रहते हैं, तो सीधी सी बात है उस दिन खबरें भी बहुत कम रहती हैं। आज सोमवार था और सोमवार का मतलब है आज ऑफिस सारे खुले हैं और ज्ञापनों का दिन था। आज सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने ज्ञापन दिए, एसडीएम से अपनी गुहार लगाई और अपनी समस्याओं को बताया। अगर आज की दिन भर की मैं अपडेट की आपसे बात करूं तो चलिए आज की तमाम दिन भर की जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं कि गंगापुर सिटी और उसके आसपास क्या कुछ घटित हुआ। सबसे पहले तो मैं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा उनके जन्मदिन पर। और उनका जन्मदिन जो है वो आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और उनके चाहने वालों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके सेलिब्रेट किया। यानी आज जहां से भी हमारे पास में तमाम खबरें आई हैं वहां सब जगह रक्तदान शिविर लगाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त कलेक्ट किया गया जो लोगों के काम आ सके। और बड़े दिलचस्प तरीके से इस जन्मदिन को मनाया गया। लेकिन इस जन्मदिन में एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि जितने भी सचिन पायलट के पोस्टर थे उनमें से मुख्यमंत्री गायब थी। अब इसको क्या समझा जाए? सियासी हलकों में ये चर्चा है कि इस रक्तदान शिविर के जरिए सचिन पायलट ने अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाने का प्रयास ज़रूर किया है कि आज की तारीख में सचिन पायलट जी का रसूख कितना है और उनके पास में कितना ताकत है। हालांकि उनके जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने सर्व समाज से अपील की कि सब लोग आगे आएं और इस रक्तदान शिविर को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने का प्रयास करें। चाहे नांदोती की बात कर लें या गंगापुर सिटी की बात कर लें, बामनवास की बात हो या हो बात बरनाला की, सब जगह सचिन पायलट के जन्मदिन को रक्तदान शिविर के रूप में मनाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त कलेक्ट किया गया। तो हमारी तरफ से भी और जी न्यूज़ पोर्टल की पूरी टीम की तरफ से भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात तो ये थी, इसमें पहली बार हमने ये देखा कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और उन्होंने भी रक्तदान किया है। बिल्कुल, और इसको सेलिब्रेशन के रूप में आज हर जगह सेलिब्रेट किया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का और सचिन पायलट जी को चाहने वालों का कि एक शानदार तरीके से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। अब बढ़ते हैं क्राइम की रिपोर्ट की तरफ कि क्राइम में क्या कुछ घटित हुआ गंगापुर सिटी और उसके आसपास। आज का दिन रहा ज्ञापन के नाम। कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने ज्ञापन दिया है एसडीएम को, मुख्यमंत्री के नाम से और राज्यपाल के नाम से, और क्या कुछ उनकी समस्याएं थी। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा वार्ड नंबर 42 सैनिक नगर की प्रेम नगर कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने दरअसल बरसों से उनके वेलकम बेकरी के सामने जो रास्ता जाता है उस रास्ते को कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके और बंद कर रखा है। बरसों से वो लोग इसकी मांग करते आ रहे हैं कि साहब इस अतिक्रमण की वजह से इस वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर के रास्ता बंद है, ना वहाँ सफाई हो पा रही है और कोई भी रोड या सड़क निर्माण का जो काम है वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ लोगों की वजह से वो रास्ता बंद है। आज उन लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और उनका कहना था कि जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को हटाया जाए और वेलकम बेकरी के सामने प्रेमनगर कॉलोनी के जो लोग हैं उनको राहत दी जाए और जो वाजिब मांग है उनकी और जो वाजिब रास्ता है वो उनको मिलना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि अगला ज्ञापन था क्या। अगला ज्ञापन जो था वो था डीजे एसोसिएशन के द्वारा। दरअसल म्यूजिक संगीत इनका जीवन में बहुत महत्व है और शादी ब्याह और इवेंट से जुड़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। डीजे एसोसिएशन के लोगों का ये कहना था कि साहब मार्च से लेकर के अब तक शादी ब्याह और इवेंट के जितने भी फंक्शन है वो बंद हैं कोरोना के चलते हुए। अब इसमें सबसे ज़्यादा इनके सामने प्रश्न जो खड़ा हुआ है वो रोजी रोटी का खड़ा हुआ है कि साहब उनके पास में कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। अगर इस तरह ये लोग और इस तरह ये काम चलता रहा तो ये लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया है कि साहब डीजे एसोसिएशन के जो लोग हैं इनको एक तो आर्थिक पैकेज दिया जाए, दूसरी बात कि केंद्र ने अभी कहा है कि शादी ब्याहों के जो फंक्शन है उनको शुरू कर दिया जाए लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। दूसरी बात यह है कि 200 से ज़्यादा लोग किसी फंक्शन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन राज्य सरकार ने कहा है कि 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तो डीजे एसोसिएशन के लोगों का ये कहना था कि साहब ये जो छूट है इसको बढ़ाया जाए और डीजे एसोसिएशन का जो काम है उसको फिर से नियमित रूप से शुरू किया जाए ताकि इन लोगों की रोजी रोटी फिर से शुरू हो सके। अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है, अभी एक लाश मिली है। एक ब्रेकिंग खबर आई है, अभी कटकड़ गाँव में एक महिला की लाश बाजरे के खेत में मिली है और
बड़ा मामला है। कुल मिलाकर के अगर कटकड़ का मामला है तो वजीरपुर थाने के अंतर्गत ये आता होगा। डेफिनेटली हम इसके बारे में ज़रूर जानकारी जुटाएंगे कि मामला क्या था और क्यों ये घटना घटित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद पदम जी। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कटकड़ की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी आज एक ज्ञापन एसडीएम को दिया गया। दरअसल 2 दिन पहले खंडार के पास में गांव है छाण, वहां राजपूत समाज की 2 बालिकाओं के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने छेड़खानी करने का प्रयास किया गया था और जब उन्हें परिजनों ने रोकने का प्रयास किया तो उन परिजनों के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। लोगों का ये कहना था कि जब एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है और असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और पुलिस क्यों इस तरह का सुस्त रवैया अपना रही है? जब नामजद आरोपी हैं और उन लोगों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है तो उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं करणी सेना ने भी ये कहा है कि अगर जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन भी करणी सेना और राजपूत समाज जो है वो इसके खिलाफ खड़ा करेगा। अगले ज्ञापन की तरफ बढ़ते हैं और अगला ज्ञापन दिया है गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा। इन दिनों लगातार गंगापुर सिटी और उसके आसपास आवारा गौवंश के साथ में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। या तो गौवंश दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं या राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिसमें घायल होकर के बहुत सारे लोग हैं जो अस्पताल का रास्ता देख चुके हैं। दरअसल गौवंश की सुरक्षा के नाम पर सरकार ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे हैं और उन टैक्सों को वसूली भी की जा रही है, लेकिन उन टैक्सों का पैसा कहीं ना कहीं गौशालाओं के पास में नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए आवारा गौवंश सड़क पर जीवन बिताने को मजबूर है। आज संघर्ष समिति ने यह ज्ञापन दिया है कि साहब 2016 में जो नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था और जो टैक्स लगाया गया था कि साहब इनका टोटल पैसा जो है वो गायों के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा, उसमें 2020 में सरकार ने संशोधन कर दिया और अब ये पैसा आपदा राहत में खर्च किया जाता है। आज गौ संरक्षण संघर्ष समिति ने यह ज्ञापन दिया है कि ये पैसा गायों पर ही खर्च होना चाहिए और इस संशोधन को लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के भी आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। इसी मामले में आज हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है। आवारा गौवंश के मामले में हमने एसडीएम साहब से कहा था कि डुंगरी वाली जो हमारी श्याम परिवार की गौशाला है और दौलतपुर वाली गौशाला उन्होंने घोषणा कर रखी है, आप जितनी गाय हैं वो गौशाला भिजवा सकते हैं। इस पर वहाँ पर आयुक्त साहब भी एसडीएम साहब के पास बैठे थे। एसडीएम साहब ने कहा कि अगर आप ये घोषणा करते तो हम भिजवाने की व्यवस्था कर देंगे और आयुक्त साहब ने भी ये कहा कि अगर कोई लेने को तैयार है तो हम बिल्कुल भिजवाने की व्यवस्था कुल मिलाकर के यह है कि गंगापुर सिटी में जो गौशालाएं हैं वो इन आवारा गौवंश को लेने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अब ज़रूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी और पहल करनी पड़ेगी ताकि आवारा गौवंश जो सड़कों पर बैठे हुए हैं उनसे लोगों को और राहगीरों को निजात मिल सके और कहीं ना कहीं इनको भी शरण मिल सके। अब बढ़ते हैं क्राइम की तरफ कि क्राइम में क्या कुछ घटित हुआ। तो आज शाम हमारे पास में खबर आई मलारना डूंगर के मलारना डूंगर थाने से एक खबर आई। दरअसल सलीम नाम का एक व्यक्ति अपनी दुल्हन को लेकर के जब अपने घर वापस लौट रहा था और वो ओड़च का रहने वाला था सपोटरा थाने के अंतर्गत, और उसके बाद में जब वो अपनी दुल्हन को लेकर के लौट रहा था तो ओलवाड़ा में बनास नदी के रपट पर जब वो लोग पानी पीने के लिए रुके तो उसका पैर फिसल गया और वो बनास नदी के गहरे में पानी में चला गया और 1 घंटे की मशक्कत के बाद में स्थानीय गोताखोरों ने उसका शव बाहर निकाला और तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन के द्वारा उसको सीएससी मलारना डूंगर भेजा गया जहां पोस्टमार्टम करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तो ये मलारना डूंगर थाने से एक खबर हमारे पास आई थी। शाम होते होते नांदोती थाने के नांदोती से हमारे जो संवाददाता हैं राजेश अवस्थी, उन्होंने खबर भेजी थी कि लाहबद कुंड के पास में गढ़मोरा के रहने वाले एक दंपत्ति की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये अपनी मारुति वैन से गंगापुर सिटी आ रहे थे, लेकिन लाहबद कुंड के पास में 2 कुत्तों को बचाने के चक्कर में गाड़ी नीचे उतर गई और सड़क दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें गंभीर रूप से ये दोनों दंपत्ति जो हैं वो घायल हो गए और गंगापुर सिटी राजकीय अस्पताल में अभी भी इनका इलाज जारी है, जिसकी खबर पदम जी ने शाम को आपको लाइव भी दिखा दी थी। वहीं महिला की तबीयत वो सीरियस है, दोनों फ्रैक्चर बिल्कुल उनके पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके हैं। गंभीर अवस्था में देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर किया, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। तो ये नांदोती से एक बड़ी खबर थी। अब चलते हैं कि आज एसडीएम द्वारा, क्योंकि आज 7 तारीख है और धार्मिक स्थलों को खोलने की आज से सरकार ने इजाज़त दे दी है।
इस मामले की तफ्तीश करने के लिए एसडीएम साहब खुद फील्ड पर उतरे और धार्मिक स्थलों का उन्होंने निरीक्षण किया और माकूल व्यवस्थाएं पाई गई। कुल मिलाकर के ये जितने भी धर्मगुरु थे उन्होंने धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए तमाम मेडिकल गाइडलाइन का बिल्कुल अक्षर से पालन किया और श्रद्धालुओं को वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जिनसे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एसडीएम साहब संतुष्ट नजर आए। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ कि जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों का आज क्या क्या असर देखने को मिला। वार्ड नंबर 45 सैनी कॉलोनी रिको इंडस्ट्रीज एरिया, इस मुद्दे को बड़े तरीके से हमने भी उठाया। प्रशासन ने बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई की और आज हमारे पास में खबर आई कि वार्ड नंबर 45 सैनी कॉलोनी के लोगों के रास्ते की मांग को कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब सॉल्व कर दिया है, यानी उन लोगों को उनका वाजिब रास्ता मिल चुका है। एसडीएम साहब से मुलाकात की हमारे संवाददाता पदम जी ने और एसडीएम साहब का कहना था कि जो उनका पहले से रास्ता है 10 फुट का वो उनको उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा वहाँ के लोगों ने भी हमको फ़ोन करके ये सूचना दी कि साहब इसके अलावा एक और वैकल्पिक रास्ता है जो 40 फुट का है, वो भी अब सैनी कॉलोनी के लोगों को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह है कि उनकी इस समस्या का समाधान हो चुका है और जी न्यूज़ पोर्टल की खबर का कहीं ना कहीं असर ज़रूर हुआ है। इससे पहले वार्ड नंबर 33 का अगर मैं बात करूँ, यस, इसमें आपको टोकना चाहूँगा। एसडीएम साहब ने ये कहा था कि इसकी समस्या का समाधान करने की ओर हैं और हम इसका जल्दी समाधान निकालेंगे। सारे अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है हमारी और उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमें इस बारे में सूचना दी थी, तो वही हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 33। दरअसल 3-4 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि वहाँ नलों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। वहाँ से लाइव दिखाने के बाद में प्रशासन हरकत में आया, विभाग हरकत में आया, जलदाय विभाग। आज कर्मचारी वहाँ पहुँचे, जयन मौके पर पहुँचे और उन्होंने उन नल सप्लाई को साफ़ करवाया और गंदगी को हटाया। लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि साहब कर्मचारी आए हैं, गंदगी को कोई साफ़ किया गया है, इसके अलावा नलों की भी सफाई की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि अब वहाँ के लोगों को वार्ड नंबर 33 जो गणेश मिल वाला एरिया है वहाँ लोगों को अब पीने के लिए साफ़ पानी मिल पाएगा। तो ये खबर का असर हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और खबर बड़ी चौंकाने वाली है साहब। 2 बड़े गंभीर मामले हैं जिनको देख कर के कहीं ना कहीं हमें बड़ी शर्म आती है और शर्म ये आती है कि इसमें प्रशासन की सीधी सीधी लापरवाही नज़र आती है। सबसे पहली लापरवाही नज़र आती है महूकला थाना की। दरअसल एक मामला है, महूकला जो चौकी है उसका एक मामला है और क्या मामला है वो मैं आपको दिखाऊंगा और अभी आपको लाइव उन व्यक्तियों से मैं मिलवाऊंगा आपको। तो मैं बुलाना चाहूँगा डालचंद जी को। डालचंद सर आएँ और मुझे ज्वाइन करें यहाँ पर। दरअसल ये है डालचंद जी, बिजली विभाग गंगापुर सिटी में तकनीकी हेल्पर के पद पर ये कार्यरत हैं। इनके साथ एक घटना हुई और घटना ये हुई कि 2017 में इनकी शादी हुई कोटा की रहने वाली पूजा से। हाँ। सर बिल्कुल सही है? हाँ सर। यस, कोटा की रहने वाली पूजा से जब इनकी शादी हुई तो शुरुआत में इनके संबंध बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घटना में ट्विस्ट कहाँ से आया, कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया वो मैं अब आपको बता देता हूँ। इनका कहना ये है कि साहब इनकी धर्मपत्नी का किसी न किसी से पहले पूर्व में अफेयर चल रहा था, उसके घर वालों को भी पता था और इसका जो पता है उसके घर वालों को भी था, लेकिन इस बात को, इस तथ्य को उनसे छुपाया गया। 2017 में ये शादी हो गई और लगातार इनकी जो धर्मपत्नी है वो फ़ोन पर उससे बात करती रही। और जब कोटा जाती थी वो तो उस लड़के को बुला लेती थी। यस, और जब भी वो कोटा जाती थी तो मिलते थे वो, और उस लड़के से उसका संपर्क भी था और फिर वो कहीं जाकर के बाहर मिलते भी थे। इसके बाद में इनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हाँ, बिल्कुल। 2 साल का बच्चा है मेरा। 1-2 साल का बच्चा है। अब होता ये है कि 15 अगस्त को 12 अगस्त को पता चला था। 12 अगस्त को इनको इस मैटर का पता चला। डालचंद जी, हाँ। 12 अगस्त को आपको इस मैटर का पता चला? अफेयर वाली भी जो बात है, अफेयर का था वो 12 अगस्त को पता चला था मुझे। कैसे पता चला उसमें आपको? उस तरह से पता चला था कि उसने, मैं कमरे में मोबाइल को रख के बाहर चला गया था। अब इसमें उसने बात की थी मेरे मोबाइल से जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी अपने आप। ये रिकॉर्ड सुनने के बाद में फिर मुझे पता चला कि इसका बॉयफ्रेंड है। उसमें इनकी खूब बात हुई थी, 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली थी। जब मैंने उससे पूछा इसके बारे में तो उसने बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये सब कुछ बताया। जब मैंने इससे मना किया इससे कि आज के बाद में बात मत करना, अब तो कर लिया, क्या कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद में मत करना, मैंने इसको काफ़ी समझाया। उसके बाद में भी इसने बोला ना कि मैं तो इससे सच्चे प्यार करती हूँ और मैं इसको नहीं भूल सकती कभी भी, उसने ये बोला। फिर उसके बाद में फिर 15 अगस्त को रात के 9 बजे उसने अचानक ही
धोखे से खाने में सेल्फोस मिला दिया था मुझे। आपके खाने में आपकी पत्नी ने 15 अगस्त को सेल्फोस मिला दिया। हाँ, ठीक है, चुपके से मिला के और खाना परोस दिया था। उसमें मैंने खाना खाया तो मुझे क्या 10-15 मिनट बाद ही ऐसा असर हो गया था, कुछ हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके तो बाद वो खाना आपके परिजनों ने भी तो खाया होगा, घर वालों ने? हम दोनों अलग रहते परिवार में, हम 4 भाई है जो कि अलग अलग रहते सब उसमें, और हम अलग रहते अलग। तो उस खाने को खाने के बाद में आपकी हालत बिगड़ी? हाँ, हम दोनों ही थे कमरे में और कोई नहीं था। उसको बिगड़ने के बाद में मैं नीचे गिर गया, मैं तड़पता रहा। मैंने उससे पूछा तूने ऐसा क्या मिला दिया खाने में, मेरे जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, बताओ क्या है ऐसी। उसने कुछ बताया नहीं, वो तुरंत ही वहाँ से फरार होके नहीं। उसके जो चाचा रहते हैं ना पीछे महूकला में, हमारे घर से थोड़ी दूर, जो उधर इनकी जो पत्नी है उनके चाचा महूकला में रहते हैं। हाँ, वहाँ पर चली गई थी वो उधर। फिर आपको हॉस्पिटलाइज किसने किया? फिर मैंने मेरे जीजा जी को मैंने फ़ोन किया था, जो कि वही महूकला में रहते हैं। वो तुरंत आए थे। आने के बाद तुरंत मेरे भाई और मेरे जीजा जी दोनों मोटरसाइकिल पे बिठा के मुझे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया था। उसके बाद में हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से फिर मुझे जयपुर रेफ़र कर दिया था। 15 अगस्त की रात इनको खाने में मिला करके सेल्फोस दिया गया। राजकीय अस्पताल में जब इनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी तो इनको यहाँ के चिकित्सकों ने जयपुर रेफ़र कर दिया। वहाँ से आप ठीक होकर के कितनी तारीख को वापस आए? 15 अगस्त से लेके और 18 तारीख तक मैं वहाँ पर ही रहा था। जयपुर के कौन से हॉस्पिटल में? SMS हॉस्पिटल में। और वहाँ पर जो डॉक्टर ने जो ब्लड में जो रिपोर्ट आई थी वो सेल्फोस की आई थी, जो कि अभी मेरे पास में रिपोर्ट है उसकी, मेडिकल रिपोर्ट है। 18 तारीख को मैं आ गया था शाम को यहाँ पर। 15 से लेकर के और 18 तारीख तक आपकी मिसेज कहाँ थी? वो यहाँ पर ही थी मेरे घर पे, मैं तो वहाँ पर था। ठीक है। अब मैं शाम को यहाँ पर आ गया था। आने के बाद मैं फिर डिस्चार्ज होने के बाद आ गए यहाँ पे। फिर उसने 20 तारीख को क्या फ़ोन कर दिया वहाँ पर कोटा में कि ये तो जिंदा बच के आ गया, और ये जिंदा बच गया। उन्होंने अपने परिजनों को कोटा फ़ोन करके और गंगापुर सिटी बुला लिया। हाँ। ठीक है, आगे बताइए। ये जिंदा बच गया, अब इसको ये हमको मरवा देगा, पुलिस में हमारा नाम ले देगा, ये मरवा देगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया था मुझे क्या जान से मारने का। तो 20 तारीख को सुबह 9 बजे की घटना है ये। मेरे 2 चाची ससुर जो कि महूकला में रहते हैं वो, और मेरे ससुर, साली, मेरी वाइफ, सास, ये सब आए थे सुबह 9 बजे और लोहे के डंडे से मेरे साथ मारपीट की थी उन्होंने। इस घटना को पड़ोसियों ने या कुछ लोगों ने देखा? हाँ, मेरे चाचा जी ने मुझे बचाया था उस टाइम। ठीक है। और मैं दरवाजे में अंदर कुंडी लगा के अंदर चला गया था। फिर मैंने तुरंत माधवपुर कंट्रोल रूम को मैंने पुलिस में फ़ोन कर दिया था। पुलिस 10-15 मिनट में वहाँ पर पहुँच गई थी। फिर उनको सबों को चौकी में बुलवा लिया था। मैं भी गया था चौकी में। जाने के बाद में फिर ऐसे अरेस्ट करने की बात तो रिलैक्स होकर के तरीके से बताइए अपनी बात को। बसंत कुमार जी थे उस टाइम कांस्टेबल, तो उन्होंने बोला था कि हाँ बिल्कुल, ASI बसंत कुमार जी थे। हाँ, कांस्टेबल है वो शायद। हाँ, आप आगे बोलिए आप। अच्छा, तो उसके बाद में धारा 151 में बंद करने की बात की थी मेरे सामने उनको, कि धारा 151 में बंद, लेकिन उनको तुरंत ही छोड़ दिया गया। हाँ, उनको क्या तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही उनको क्या छोड़ दिया गया था। और फिर उनको मौका मिलते ऐसे मेरे घर पे तो कोई नहीं था, मेरा तो रूम खुला था ऐसे। तो उसके बाद में जेवर, मेरे पैसे, मेरी रजिस्ट्री के कागज़ और डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे लेके नहीं वो फ़रार हो गए थे शाम को उस टाइम। इनकी पत्नी और इनके ससुराल वाले, इनके बच्चे सहित 20 तारीख को यहाँ से गहने पैसे लेकर के कोटा के लिए रवाना हो गए। ठीक है, अब उसके बाद से वो लोग कोटा में ही हैं। कोटा में। ठीक है, आपने इस बारे में FIR दर्ज करवाई? FIR मैंने 20 तारीख को करवाई थी, वो भी कोर्ट के द्वारा करवाई थी मैंने FIR। एक तो कॉपी कोतवाली थाने में भिजवा दी थी और एक SP साहब के यहाँ पे भिजवा दी थी माधवपुर में, जो कि वहाँ पर भी कुछ सुनवाई हुई नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन आपने जो हमको FIR दी है उसमें 2 तारीख की डेट है। हाँ, तो क्या पहले FIR दर्ज नहीं की गई? पहले नहीं की गई थी सर FIR। उसके बाद में फिर कोर्ट से मैं 24 तारीख को, हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। 24 तारीख को फिर इस्तगासा पेश किया था कोर्ट से। जब उसके बाद में अब दर्ज हुई है FIR, और FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तो पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई खुद भी पुलिस ने अभी तक एक कदम भी आगे इसमें नहीं बढ़ाया है। और इसके जांच अधिकारी हैं महूकला, जो महू थाना प्रभारी हैं, ASI लगे हुए हैं वहाँ पर, वीरेंद्र जी वो हैं। तो पदम जी, मैं चाहूँगा अगर आपके पास नंबर हैं तो आप एक बार वीरेंद्र जी को
आज हम लाइव लेते हैं क्योंकि बहुत पहले भी कई बार दोबारा से लिखो एक बार। उनकी शिकायतें हमारे पास में आई हैं, चाहे वो सुरेश प्रजापति हत्याकांड हो उस मामले को लेकर के भी कि उन्होंने कई बार जांच में लापरवाही भी की है। आज 2 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था और उनके साथ छोटा मोटा हादसा नहीं है साहब ये। और ये जब हमसे मिले थे तो ये बहुत डरे हुए थे और ये रोने लगे थे हमारे सामने कि साहब मेरा सब कुछ लुट गया और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पहले तो पत्नी ने बेवफाई की और दूसरी बात इनका अपना जो अंश है वो भी अब इनके पास में नहीं है, यानी कि इनकी औलाद, इनका बेटा जो है वो इनके पास में नहीं है। इनके पास कुछ रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं जिसमें वो अपनी बॉयफ्रेंड से बात भी कर रही हैं और वो सारे सबूत इनके पास हैं। सारे सबूत हैं मेरे पास में। सर नमस्कार, जी न्यूज पोर्टल से पतम जोशी बोल रहा हूँ सर। सर आप इस टाइम जी न्यूज पोर्टल पर लाइव हो और 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। जी न्यूज पोर्टल पर इस टाइम लाइव हो सर आप। वीरेंद्र सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। वीरेंद्र सर, एक मुकदमा था जो 2 तारीख को हुआ था डालचंद जी का, डालचंद कोहली, जिनकी मिसेज ने उनके साथ धोखा किया और वो कोटा रवाना हो गई, यहाँ से फरार हो गई, इनके गहने जेवर वगैरह कुछ लेकर के। तो हम जानना चाहेंगे उस मामले में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और आगे क्या संज्ञान लिया जाएगा। अभी तो बयान हुए हैं इनके जी। और उस पक्ष से फोन पे भी वार्ता हुई है, तलब किया है उनको जी। तो जैसा भी आगे कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे। एक दफे बिठाएंगे, इनका फैमिली मैटर है। नहीं, इनका ये कहना था कि साहब पुलिस मेरे ऊपर समझौते के लिए भी कह रही है कि आप समझौता कर लीजिए, जबकि उसमें 4 धाराओं के अंतर्गत अलग अलग मद में FIR दर्ज की गई है। तो आपने जब उनको फ़ोन किया तो वो लोग कोऑपरेट करने को मेरे ख्याल से तैयार नहीं है। आपके फ़ोन के बावजूद भी वो लोग नहीं आए हैं अभी तक। नहीं आए, परसों कॉल किया था मेरे सामने, नहीं आए। नहीं अभी तक आए तो नहीं, बाकी आने के लिए मना भी नहीं किया ना। अच्छा। अब इसके भी क्या है, डालचंद के 2 साल का बच्चा भी है, उसको ध्यान में रखते हुए जी। एक बार बिठा के समझौता की तो कार्रवाई होना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, अगर देखिए इनका मामला अगर ऐसा लग रहा है कि उसका किसी और से अफेयर है और वो जब इतनी बड़ी हरकत कर सकती हैं तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है आने वाले भविष्य में इनके संबंध उतने अच्छे और बेहतर ना रहें। अपन तो एक बार देखो, आमने सामने जब तक नहीं हो तब तक क्या माने। हाँ नहीं बिल्कुल सर, जब तक आमने सामने नहीं होगा और उनका जब तक पक्ष नहीं जाना जाएगा तब तक कुछ कहना असंभव सा है। हाँ, एक बार दोनों पक्ष आमने सामने हो, उसके बाद में फिर निर्णय किया जाएगा। वीरेंद्र सर, जी न्यूज़ पोर्टल आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए जितनी भी संभव कोशिश हो सकेगी वो जल्द से जल्द करने का प्रयास जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, यहाँ पे धन्यवाद सर। और जो लोग यहाँ रहते हैं, इनके चचिया ससुर है जिन्होंने इनके साथ में मारपीट की है, इनका नहीं बताया इन्होंने। इनका कहना है कि वो चचिया ससुर यहाँ हैं जिन्होंने FIR में लिखा हुआ है कि वो महू में ही रहते हैं और उन्होंने इनके साथ में मारपीट की है, तो उनके खिलाफ भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल करेंगे। अब है जो मुझे तो अब बताया इन्होंने, तो ये तो सारा कोटा का लिखा हुआ है। नहीं, इसमें दे तो नहीं, आप हमने वो FIR देखी है, इन्होंने कॉपी हमको भी दिया, जी न्यूज़ पोर्टल को भी, और उसमें लिखा हुआ है। और अगर उन लोगों ने वाकई में ऐसी हरकत की है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। बिल्कुल। अभी मेडिकल हुआ है, मेडिकल करवाया है इसका डालचंद का, वो रिपोर्ट भी आ गया, देख। ओके सर, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि आप पीड़ित को जरूर जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का प्रयास जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में महुगला चौकी के इंचार्ज वीरेंद्र जी, और उनका कहना था कि साहब हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी वाजिब कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। वहीं डालचंद जी, हम भी आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि जी न्यूज़ पोर्टल इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पदम जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो जानना चाहते हैं कि पत्नी के दर्शन कराए जाएँ, फोटो दिखाया जाए। अच्छा, पत्नी का चलिए, तो करके कहिए, जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है वो फ़ोटो भी दिखाया जाए। ये फोटो। तो ये वो महिला हैं जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि अपने प्रेमी के साथ ये फरार हुई हैं और अभी फ़िलहाल कोटा अपने पीयर पक्ष के साथ में ये रह रही हैं। पूजा इनका
नाम है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये वापस आएंगी और डालचंद जी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। डालचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यकीन मानिए जी न्यूज़ पोर्टल आपके साथ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता, चाहे गलत आप हैं तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर गलत वो हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इतना वो संगीन अपराध है और ब्लड SMS हॉस्पिटल में जो ब्लड में जो सेल्फोस आया है, जो कि धारा 307 का मामला बनता है, जान से मारने की कोशिश वाला, जान से मारने 307 और 511 धारा, जो कि वो पुलिस के द्वारा हटा दी गई है। वो क्यों हटा दी इसमें, जबकि मेरे पास तो सबूत है इसमें, सारे सेल्फोस आया है ब्लड में। बिल्कुल, अगर ये मामला है तो बड़ा मामला है कि इनके ब्लड सैंपल में 300 मतलब सेल्फोस के सिम्टम्स पाए गए हैं। तो एक तो वो धाराएं क्यों हटाई गई हैं, ये पूछना वाजिब बनता है। ये कोर्ट का मामला, आप और अपने वकील को बताइए। बिल्कुल, और ये आप अपने वकील को ज़रूर बताइए मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू होते हैं जिन पर गौर करना भी ज़रूरी होता है। तो बाकी आप हौसला ना हारें, और अगर आप पीड़ित हैं और वाकई में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और जी न्यूज़ पोर्टल जो है वो आपकी हर तह तक जाने का प्रयास ज़रूर करेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, और इस कहानी से लेकर के जितनी भी अपडेट हैं वो आप समय समय पर हमको उपलब्ध करवाते रहें, और हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए पतन जी, और अब आप मुझे ज्वाइन कीजिए। तो इसके बाद में एक और मामला था जिसकी तह तक हम कल ज़रूर जाएंगे, और वो मामला है SBI की मेन ब्रांच का, कि एक महिला का खाता था और वो महिला सिग्नेचर करती है, उसके बावजूद भी किसी ने अंगूठे लगा करके और विड्रॉल के माध्यम से उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया। और जब पीड़ित ने इस बात की शिकायत ब्रांच मैनेजर से की तो मैनेजर ने कहा कि आप पैसे ले लीजिए, लेकिन इस मामले को दबा दीजिए। तो इस मामले को जब जी न्यूज़ पोर्टल के सामने आ गया तो अब दबेगा तो नहीं साहब, अब तो ये मामला उठेगा कि आखिर आपने ये लापरवाही क्यों की, कि जब कस्टमर सिग्नेचर करके पैसे निकालता है तो आपने अंगूठे के दम पर उसका पैसा कैसे निकाल दिया, और आप अब अपनी गलतियों को क्यों छुपाना चाहते हैं। अभी जी न्यूज़ पोर्टल ने एक मामला उठाया था बड़ौदा बैंक का, बिल्कुल, वो अभी भी चल रहा है, वो भी अभी भी चल रहा है ना। और उदय मोड़ SBBJ का भी एक मामला आया है, जहां कस्टमर ने जो फ़ोन नंबर अकाउंट में लिखाए थे वो फ़ोन नंबर ही चेंज कर दिए गए हैं। तो SBI हो या कोई सी भी बैंक हो, मेरा आपसे ये कहना है सर कि लोग भरोसा करके अपनी तमाम ज़िंदगी भर की जो कमाई है ना वो आप लोगों के पास में जमा करवाते हैं, और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोगों का बैंकों से भरोसा उठ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है कि जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, यानी वो स्वस्थ हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो काम पर लौटेंगे। इसके अलावा एक और मामला आया था ब्रेकिंग अभी अभी हमारे पास में। 6 मई 2020 को एक घटना घटी थी SR पेट्रोल पंप भूचोलाई के पास में, जहां इंदर गुजर, मोनू और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर के मुकेश शर्मा नाम के पीड़ित को लूटने का प्रयास किया था कट्टा लगा करके। आज उस मामले में कोतवाली थाने को बड़ी कामयाबी मिली है, और इसमें उन्होंने जो इंदर गुजर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि अब आगे की जांच शुरू होगी, और जो शेष बच रहे हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। तो धन्यवाद कोतवाली थाना पुलिस कि आपने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके अलावा और कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं है। आप सब सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, हमारी खबरों को लगातार देखते रहें, और आपको तमाम खबरें हम लाइव भी दिखाते हैं, और अपडेट जितनी भी दिन भर की होती है वो तमाम आपको देते हैं। कुल मिलाकर के ये है सर कि मुद्दे जी न्यूज़ पोर्टल छोड़ेगा नहीं, और लगातार आपकी जो भी समस्याएं हैं इनको लेकर के भी हम एक नया प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, जहां हर व्यक्ति, हर पीड़ित व्यक्ति अपनी बात को रख सके पूरे प्रमाण के साथ, पूरे सबूतों के साथ। तो जल्द हम इस प्रोग्राम को भी शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, अमृत योजना का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और आप इतने उदास ना हो, निराश ना हो, और प्रत्येक गली के अंदर पाइपलाइन डलेगी और तेज़ी से काम चल रहा है इस टाइम। और लेकिन सरकार से, हमारा राजस्थान सरकार से ये निवेदन है कि इन लोगों का, अमृत योजना वालों का काफ़ी पैसा अटका पड़ा है, मज़दूरों को भी इनको मजदूरी देनी पड़ती है। हमारा निवेदन है तुरंत उनका भुगतान किया जाए, जिससे कि ये नहीं, बिल्कुल 1 साल से इनका कहना है कि साहब 1 साल से जो हमारा बजट है ना वो रुका हुआ है, और इस वजह से हमें कहीं ना कहीं काम करने में परेशानी आ रही है। और हमारे पास जो सूचना आई है उसमें यह है कि केंद्र ने तो बजट जारी कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं रोड़े अटका रही है। तो राज्य सरकार से हमारा निवेदन है कि अमृत योजना का जो भी पैसा अटका हुआ है वो जल्द से जल्द जारी करवा दिया जाए, और इस बात को लेकर के हम जल्द ही जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह जी, उनसे बात ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं,
तो अभी उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उनसे बातचीत होगी हमारी और हम उनसे सवाल जरूर करेंगे। शायद इसीलिए 1-1.5 महीने से पेशबल का काम बंद है। अमृत योजना वालों ने पेशबल का काम बंद कर रखा है क्योंकि उनके पास बजट का अभाव है। तो कुल मिलाकर के हर खबर पर हमारी नज़र है बारीकी से और हम लगातार आपको दिन भर की अपडेट देते रहेंगे। और हम फिर कहना चाहेंगे आपसे कि आप भी अगर पीड़ित हैं और आपके पास सबूत हैं तो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें और हम आपकी बात प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं अमृत योजना का अभी भी काम चल रहा है जस्ट पीछे। बिल्कुल इस समय काम चल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह देखते रहें और हम भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस काम के लिए। और आप जो सराहना करते हैं उसके लिए भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें। जल संसाधन जो मंत्री है गजेंद्र जी, उनका कोई कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास में केवल मीडिया से या कहीं से ये खबर आई थी कि वो शायद पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन ये अभी पुष्टि नहीं हुई है इस खबर की। लेकिन हम उनसे संपर्क जरूर करेंगे और उनसे सवाल जवाब जरूर करेंगे। तो एक बार फिर से सचिन जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं आप अमृत योजना का बिल्कुल और काम चालू हो चुका है। और आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।